हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं सोनू सर। आज हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम लोग पढ़ेंगे मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोलर कंडक्टिविटी को अफेक्टेड करते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग हेडिंग देंगे मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से फैक्टर हैं जो मोलर चालकता को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो मोलर चालकता को सबसे पहले कौन सा कारक प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला हम लोग इसमें देखेंगे विद्युत अपघट्ट की प्रकृति। विद्युत अपघट्ट की प्रकृति। सबसे पहला जो इसको प्रभावित करेगा वो है हमारा विद्युत अपघट्ट की प्रकृति। नेचर क्या होता है सर? कि कोई जो है आसानी से पूर्ण रूपेण आयन में टूट जाता है, कोई आसानी से पूर्ण रूपेण आयन में नहीं टूटता है। तो यही उसका क्या कहलाता है? नेचर कहलाता है, प्रकृति। कि मतलब आसानी से टूट गया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आसानी से नहीं टूटा इसको हम लोग क्या कहेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कहता है कि जो पूर्ण रूपेण आयन में कन्वर्ट हो जाए, पूर्ण रूपेण आयन में बदल जाए। जैसे कि मान लिया जाए कि यह एक बर्तन है और उसमें धातु का 2 इलेक्ट्रोड है और उसके अंदर सॉल्यूशन है। जब करंट डालेंगे तो आसानी से यह आयन में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, प्लस या माइनस में। पूर्ण रूपेण जब यह प्लस या माइनस में टूट जाएगा तब यह प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। और जब यह पूर्ण रूपेण आयन में नहीं टूटेगा, ठीक है, तब यह दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाएगा। तो हम लोग इसमें क्या लिखें? विद्युत अपघट्ट की प्रकृति में कि प्रबल विद्युत अपघट्ट, प्रबल विद्युत अपघट्ट विलयन में, प्रबल विद्युत अपघट्ट विलयन में पूर्णतः आयनीकृत होते हैं, पूर्णतः आयनीकृत होते हैं। ठीक है, अतः इसके आयनों की चालकता, आयनों की चालकता क्या होता है? उच्च होती है। अतः इसके आयनों की चालकता उच्च होती है। ये तो किसके लिए हो गया? ये हो गया हमारा प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए। अब हम लोग देखेंगे दुर्बल विद्युत अपघट्ट के, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए क्या देखेंगे? कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कम मात्रा में, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कम मात्रा में आयनीकृत होता है, आयनीकृत होता है, आयनीकृत होता है जब, अतः इसकी, अतः इसके क्या होगा? विद्युत अपघट्ट की चालकता क्या होता है? कम होता है। अतः इसके आयनों की चालकता हम लिख देते हैं, अतः इसकी आयनों या आयनिक लिख लीजिए, आयनिक चालकता कम होती, अतः इसकी आयनिक चालकता क्या होती है? कम होती।
ये हमारा हो गया क्या, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति। दूसरा हमारा इसमें है विलयन का सांद्रण। क्या देखेंगे हम लोग सेकेंड, विलयन का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा हम लोग इसमें क्या देखेंगे, विलयन का सांद्रण। तो देखिए हम लोग सेकेंड क्या देखते हैं, विलयन का सांद्रण। विलयन का सांद्रण, विलयन का सांद्रण। ये विलयन का सांद्रण क्या होता है, तो कहता है कि जितना मात्रा कम होगा उतना जल्दी टूटेगा नहीं, और जितना मात्रा ज़्यादा रहेगा समय उतना ज़्यादा लगेगा, और जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा भी टूटेगा। ठीक है, तो कहता है कि सांद्रण घटाने पर, सांद्रण घटाने पर किसी विद्युत अपघट्ट की, किसी विद्युत अपघट्ट की, सांद्रण घटाने पर किसी विद्युत अपघट्ट की क्या होगा, मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता बढ़ती है। किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता बढ़ती है। ध्यान दीजिए कि मात्रा जितना कम होगा विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उतना ज्यादा होगा, मतलब जितना कम है उसको उतना ही आसानी से क्या कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। अब यह दो स्थिति में होता है। अभी हम यहाँ पढ़े हैं एक प्रबल विद्युत अपघट्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक पढ़े हैं हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इस दोनों के कंडीशन में क्या होगा, ये अलग अलग होगा। तो हम लोग इस दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए। प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए, प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए मतलब फ्रॉम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फ्रॉम, फॉर लिखिए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट में क्या होता है कि जब सांद्रता शून्य हो जाती है, क्या होता है कि जब सांद्रता शून्य हो जाती है, जब सांद्रता शून्य हो जाती है तो मोलर चालकता का, मोलर चालकता का सीमाकारी मान प्राप्त होता है। मोलर चालकता का सीमाकारी मान, सीमाकारी को सर अंग्रेजी में लिमिटिंग कहते हैं। सीमाकारी को क्या कहते हैं, लिमिटिंग। सीमाकारी मतलब क्या हो गया सर, लिमिटिंग, सीमाकारी, लिमिटिंग मान प्राप्त होता है, जिसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या सीमांत मोलर चालकता, जिसे सीमांत
मोलर चालकता, जिसे सीमांत मोलर चालकता ये लैम्ब्डा एम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सीमांत मोलर चालकता लैम्ब्डा एम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रबल विद्युत अपघट के लिए। अब कहता है कि लैम्ब्डा एम बराबर होता है, लैम्ब्डा एम बराबर, इसको लैम्ब्डा कहते हैं सर। एक होता है ये, इसको हम लोग लैम्ब्डा कहते हैं, लैम्ब्डा, और ये जो है इसको कहते हैं लैम्ब्डा, लैम्ब्डा। ध्यान में रखिएगा, ये हमारा क्या हो गया लैम्ब्डा, और ये क्या हो गया हमारा लैम्ब्डा। तो ये हम लिखेंगे यहाँ लैम्ब्डा एम बराबर होता है लैम्ब्डा इनफाइनाइट एम माइनस बी रूट सी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कहता है कि यह समीकरण dy हकल अंशागर या अंशागर, यह समीकरण dy हकल अंशागर कहलाता है। यह समीकरण dy हकल अंशागर समीकरण कहलाता है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम क्या बताएं, मोलर चालकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला है विद्युत अपघट्ट की प्रकृति, कि प्रबल विद्युत अपघट्ट विलयन में पूर्ण रूपेण आयन में टूट जाएगा। दिमाग में बैठा लीजिए, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूर्ण रूपेण आयन में टूटेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो पूर्ण रूपेण आयन में नहीं टूटेगा। दुर्बल विद्युत अपघट्ट कम मात्रा में आयनीकृत होता है, इसका आयनिक चालकता कम, इसका आयनिक चालकता ज्यादा। विलयन की सांद्रता मात्रा जितना कम होगा वो उतना आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अलग अलग सिचुएशन में प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए जब सांद्रता शून्य हो जाती है तो मोलर चालकता का लिमिटिंग मान प्राप्त होता है, जिसे सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। और सीमांत मोलर चालकता बराबर होता है लैम्ब्डा इनफाइनाइट एम माइनस बी रूट सी। यह समीकरण dy हकल अंशागर ये समीकरण कहलाता है। अब देखिए कि यह रूट सी क्या है, लैम्ब्डा एम क्या है, वो हम थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है, देखिए हम यह लैम्ब्डा एम जो है, यह लैम्ब्डा एम बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, यह लैम्ब्डा एम बराबर, इसके नीचे हम लोग लिखेंगे वेयर लैम्ब्डा एम बराबर, लैम्ब्डा एम बराबर क्या हो गया हमारा, लैम्ब्डा एम हो गया हमारा मोलर चालकता। लैम्ब्डा एम बराबर क्या हो गया, मोलर चालकता। लैम्ब्डा इनफाइनाइट एम, लैम्ब्डा इनफाइनाइट एम, ये इनफाइनाइट है, ठीक है, ये क्या है इनफाइनाइट अनंत। लैम्ब्डा इनफाइनाइट एम बराबर हमारा क्या हो गया, सीमांत मोलर चालकता, सीमांत मोलर चालकता क्या हो गया, ये हमारा सीमांत मोलर
चालकता। इसके बाद हम लोग देखे क्या था हमारा बी। बी जो है हमारा यह कांस्टेंट है। बी क्या है हमारा कांस्टेंट है, जिसको हम लोग नियतांक कहते हैं। यह कांस्टेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया बी हो गया, ठीक है। और सी एक है, और ये सी हमारा हो गया सांद्रता। सी क्या हो गया हमारा सांद्रता। तो याद रखिएगा ये फार्मूला जो लिखे हैं, लैम्ब्डा एम बराबर लैम्ब्डा इनफाइनाइट एम माइनस बी रूट सी। ये डिवाई-हकल और सागर इक्वेशन कहते हैं। और यह क्या है लैम्ब्डा एम बराबर, जहाँ मोलर चालकता, लैम्ब्डा इनफाइनाइट एम है सीमांत मोलर चालकता, बी नियतांक और सी क्या है सांद्रण। अब इसका हम लोग एक ग्राफ देखें, तो ग्राफ में क्या देखते हैं सर, तो कहता है कि यदि समझिए यह ग्राफ है, तो ग्राफ किसके बीच खींचेंगे सर, तो कहता है कि ग्राफ खींचेंगे लैम्ब्डा एम वर्सेस रूट सी के बीच। इसके बीच ग्राफ खींचेंगे लैम्ब्डा एम वर्सेस रूट सी के बीच। जब ग्राफ खींचते हैं तो यह एक सरल रेखा यहाँ सीधे सीधे की प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन यह क्या होता है कि यह चेंज कर जाता है, ये इस जगह से जैसे ऐसे प्रबल के लिए जो है यह ज्यादा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, होना चाहिए एकदम सीधा में, लेकिन चला कहाँ गया ऊपर। तो कहता है कि यदि लैम्ब्डा एम तथा रूट सी के बीच ग्राफ खींचे, तो यदि लैम्ब्डा एम तथा रूट सी के बीच ग्राफ खींचे तो निम्न सांद्रण पर यदि लैम्ब्डा एम तथा रूट सी के बीच ग्राफ खींचे तो निम्न सांद्रण पर, ठीक है, कौन रेखा प्राप्त होगा, सीधी रेखा प्राप्त होती है। सीधी के बदला सरल लिख दीजिए, सरल रेखा प्राप्त होती है। पर सरल रेखा प्राप्त होती है, ठीक है। परंतु सांद्रता बढ़ने पर यह रेखा सीधी नहीं रहती है, यह रेखा सीधी नहीं रहती। देखिए यहाँ यह रेखा सीधा कब रहेगा, जब सांद्रता हमारा क्या रहेगा, निम्न रहेगा। जैसे सांद्रता मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा, यह रेखा फिर सीधा नहीं रहेगा, यह कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यह किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए। अब हम लोग किसके लिए देखेंगे, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मतलब दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए। तब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें, फॉर या दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या हो गया सर, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आप पढ़ेंगे कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चालकता क्या होती है, पूर्ण रूप में यह आयन में आयनीकृत नहीं होता। दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होता है सर, पूर्ण रूप में आयन में आयनीकृत
नहीं होता। याद रखिएगा कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट है या पूर्ण रूप में आयन में आयनीकृत नहीं होता है। अब नहीं होता है तो क्या होगा, तो कहता है यह कम आयनिक होता है नहीं, जिससे इसकी चालकता क्या होगी, कम होगी। हम लोग देखते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या देखेंगे कि यह कम आयनिक होता है, यह कम आयनिक होता है, अतः इसकी मोलर चालकता क्या होगी, कम होती है। ठीक है, अब यहाँ फिर हम लोग ग्राफ खींचेंगे किसके बीच, लैम्ब्डा एम और किसके बीच, रूट सी के बीच। तो ध्यान दीजिए यहाँ हमारा लैम्ब्डा एम हो गया, अब यहाँ क्या हो गया, रूट सी के बीच। जब इसमें ग्राफ खींचा जाएगा तो यह रेखा सीधा नहीं रहेगा, यह रेखा का स्लोप क्या हो जाएगा कि यह नीचे आ जाएगा, यह रेखा का स्लोप क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, CH3COOH। ऐसी तरीके से यहाँ लैम्ब्डा क्या है, इनफाइनाइट एम है, यहाँ भी याद रखिएगा, यहाँ लैम्ब्डा क्या है, इनफाइनाइट एम है। ठीक है, तो यह स्लोप क्या हो जाएगा, इसका नीचे हो जाएगा। तो कहता है कि लैम्ब्डा एम तथा रूट सी के बीच ग्राफ खींचने पर ठीक है क्या होगा, रेखा सीधी नहीं होती है, रेखा सीधी नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा, तो कहता है कि अर्थात तनुता के साथ, अतः तनुता के साथ चालकता के साथ क्या हो जाएगा, चालकता में, अतः तनुता के अर्थात तनुता के साथ चालकता में वृहद परिवर्तन होता है। चालकता के साथ तनुता में वृहद परिवर्तन होता है। तो हम लोग क्या देखे सर, तो हम लोग ये देखे कि यह जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था यह पूर्ण रूपेण आयन में आयनीकृत होता है। और जब इसके बीच हम लोग क्या किए थे, एक ग्राफ खींचे थे, किसके बीच, लैम्ब्डा एम मतलब मोलर चालकता और सांद्रता के बीच जब ग्राफ खींचा गया तो कहता है कि खींचे तो निम्न सांद्रता पर सरल रेखा प्राप्त होता है, सीधा रेखा प्राप्त होता है। लेकिन जैसे सांद्रता हमारा क्या होगा, बढ़ेगा, तो यह रेखा सीधा नहीं रहेगा। फिर उसी तरह दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए यह कम आयनिक होता है, तो इसकी मोलर चालकता भी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं मोलर चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से फैक्टर अफेक्टेड करेंगे। तो फिर हम लोग लिखे हैं कि लैम्ब्डा एम मतलब क्या, मोलर चालकता, और रूट सी मतलब सांद्रता के बीच जब ग्राफ खींचा जाता है तो सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती, अर्थात तनुता के साथ चालकता में वृहद परिवर्तन होता है। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और लिख ही देते हैं इसमें, नंबर 3 है ताप, नंबर 3 है ताप। ताप मतलब क्या होगा, टेम्परेचर। तो
ताप का क्या प्रभाव होगा? कहता है ताप बढ़ने पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता बढ़ती है। जितना ज्यादा हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे चालकता उतना ज्यादा बढ़ेगा। सीधा सा बात है, मात्रा को तोड़ना है तो जितना ज्यादा करंट देंगे तो वह टूटेगा और टेम्परेचर ही बढ़ा देगा और तेजी से टूटेगा। तो ताप बढ़ने पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता बढ़ती है। फटाक से लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे सर कोलराउस का लॉ, काफी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई ध्यान दीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सर कोलराउस लॉ। इसको वीवीआई कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। कोलराउस लॉ क्या होता है देखिए। कोलराउस का नियम, या जो कोलराउस ने यह नियम दिया था, यह दिया था 1875 ईस्वी में। 1875 में कोलराउस ने यह नियम दिया था। इसको वीवीआई कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कोलराउस लॉ क्या कहता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है? प्रबल विद्युत अपघट्य जिसको कहते हैं कि पूर्ण रूपेण जब पदार्थ क्या हो जाएगा, आयन में टूट जाएगा। तो जब पूर्ण रूपेण आयन में टूट जाता है तो एक धनायन में टूटा, दूसरा क्या टूटा, ऋणायन में टूटा, उसी का योग, टोटल जो सम होता है उसी का योग ये क्या होगा, सम के बराबर होता है। वही कोलराउस का नियम कहलाता है कि जो पदार्थ पूर्ण रूपेण आयन में क्या हो गया, टूट गया, टूटा तो धनायन में और ऋणायन में दोनों का सम ही क्या कहलाता है, जोड़ ही क्या कहलाता है, कोलराउस का नियम कहलाता है। देखिए हम कि अनंत तन्यता पर अनंत तन्यता पर अनंत तन्यता पर, अनंत तन्यता मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा इनफाइनाइट एम। अनंत तन्यता पर विद्युत अपघट्य की अनंत तन्यता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता
अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का मान, मोलर चालकता का मान उसके धनायनों, उसके धनायनों और ऋणायनों की चालकता के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। क्या बोले? अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का मान उसके धनायनों और ऋणायनों की चालकता के योग के बराबर होता है। कि अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता का मान उसके धनायनों और ऋणायन की चालकता के योग के बराबर होता है। अर्थात क्या हो जाएगा सर? तो अर्थात कहता है कि लैम्ब्डा इनफाइनाइट एम बराबर, लैम्ब्डा इनफाइनाइट एम बराबर क्या हो जाएगा? एक्स लैम्ब्डा, ठीक है, यह हमारा हो जाएगा क्या? प्लस, और यह लैम्ब्डा इनफाइनाइट यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो गया धनायन के लिए, अब प्लस वाई लैम्ब्डा इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? माइनस। याद रखिएगा यह लैम्ब्डा इनफाइनाइट है, मतलब आप यहाँ जो है ऐसे भी दे सकते हैं 0, ठीक है, नॉट वही लैम्ब्डा इनफाइनाइट इसको हम बोलेंगे। तो लैम्ब्डा इनफाइनाइट एम बराबर होता है एक्स लैम्ब्डा इनफाइनाइट प्लस वाई लैम्ब्डा इनफाइनाइट क्या हो गया? माइनस। इसी का सम होता है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि वेयर, जहां वेयर मतलब जहां क्या हो जाएगा? एक्स और वाई, जहां यह एक्स एंड वाई क्या है सर? स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है, स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसको हम लोग बोलते हैं। तो धनायन एवं ऋणायन की प्रति फॉर्मूला यूनिट में सांद्रण है। प्रति फॉर्मूला यूनिट में क्या होता है? संख्या लिखी, प्रति फॉर्मूला यूनिट में संख्या है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एग्जांपल, उदाहरण देखें। पहला उदाहरण हम लोग देखते हैं NaCl, नमक के NaCl के एक फॉर्मूला यूनिट में एक Na+ तथा एक Cl- आयन होता है। मतलब NaCl के एक फॉर्मूला यूनिट में, मतलब अर्थात हम करके इसको लिख सकते हैं। अतः लैम्ब्डा इनफाइनाइट m के बदले हम क्या लिखेंगे? NaCl
NaCl बराबर लेमडा, यहाँ x कोई इसमें संख्या है ही नहीं, एक गुना कोशिश करेंगे तो एक ही होगा, एक एक ही है, तो क्या आ जाएगा लेमडा इनफाइनाइट Na प्लस लेमडा इनफाइनाइट Cl माइनस। ठीक है, फिर हम लोग एक और सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। दूसरा BaCl2 के एक फॉर्मूला यूनिट में क्या है, एक Ba2 प्लस तथा 2 Cl माइनस आयन होते हैं। अतः क्या हो जाएगा बताइए तो, अतः लैम्ब्डा इनफाइनाइट BaCl2 बराबर क्या हो जाएगा लैम्ब्डा इनफाइनाइट Ba2 प्लस अब यहाँ देखिए Cl2 है तो आगे में क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ क्या लगा देंगे 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 लैम्ब्डा इनफाइनाइट Cl माइनस, आगे में क्या लगा दिए 2 लगा दिए। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है, थर्ड एग्जांपल हम लोग जो देखेंगे, थर्ड एग्जांपल जो हम लोग देखेंगे कि Na2SO4 के एक फॉर्मूला यूनिट में 2 Na प्लस तथा 1 Cl माइनस आयन होता है। ध्यान दीजिएगा, Na2SO4 के एक फॉर्मूला यूनिट में 2 Na प्लस और 1 Cl माइनस आयन होता है। अतः लैम्ब्डा इनफाइनाइट Na2SO4 बराबर क्या हो जाएगा लैम्ब्डा इनफाइनाइट। अब ध्यान दीजिए यहाँ सर कि Na कितना है 2, इसके आगे कोफिशिएंट क्या लगाएंगे 2। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ लैम्ब्डा Na प्लस, अब प्लस क्या हो जाएगा लैम्ब्डा इनफाइनाइट SO4 2 माइनस। ठीक है, तो ये हमारा कोलराउस लॉ था और ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब हम लोग जो अगला पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग, क्या यूज करते हैं, क्या अनुप्रयोग है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।